हेलो नमस्कार, मैं रतन सिंह पायल आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज़ के अंदर अपन आज बात करेंगे नंबर 1 में बात करूंगा गैल्वेनोमीटर की, कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर और एमीटर किस प्रकार से बनाते हैं, ये बात करेंगे। नंबर 2 अपन बात करेंगे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, ठीक है ना। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के अंदर ही अपने 2-3 बातें हो जाएंगी कि ऊष्मा कितनी उत्पन्न हुई, विद्युत ऊर्जा कितनी है और विद्युत शक्ति कितनी क्या है। तो इन 2-3 पॉइंट की बात करेंगे जो कि हर किसी कंपटीशन के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला जो पॉइंट आपने क्या लिखा, गैल्वेनोमीटर, जिसको आप हिंदी में भी बोल देते हो धारामापी। वास्तव में गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है ना। ये धारा का संसूचन करता है, धारा का संसूचन करता है। संसूचन का इसका अर्थ होता है कि ये एक तो धारा की दिशा को व्यक्त करता है, क्या बताता है, धारा की दिशा को व्यक्त करता है, और एक धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, एक धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप अगर ज़्यादा है तो आप ये जरूर बता सकते हो कि धारा कम है, धारा ज़्यादा है। अगर विक्षेप अगर कम होता है तो आप बताओगे धारा का मान क्या है, कम है। आप ये गैल्वेनोमीटर के द्वारा ये कभी नहीं बता सकते कि धारा का मान 1 एम्पियर 2 एम्पियर है, इस प्रकार से है। धारा का मेजरमेंट करने के लिए अपन ने साफ साफ एक जगह पे लिखा है एमीटर काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, तो अगला पॉइंट है एमीटर काम में लेते हैं। अच्छा, एमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, धारा का मापन करते हैं। पूरा नाम लिखें तो धारा, विद्युत धारा का मापन करते हैं, मापन करते हैं, ठीक बात है। फिर पहला पॉइंट ये सबको आ रहा था। दूसरा पॉइंट भी आपको आता है कि ये परिपथ में, यह परिपथ में कौन से क्रम में जुड़ता है। कल ही अपन ने बात की थी, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ये बात क्लियर होगी सबके। फिर बाद में तीसरी जो बात, इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है जो पहले नहीं की है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर किस प्रकार से बनाएं। तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए याद रखने का तरीका है इसका विपरीत। आप एक गैल्वेनोमीटर ये ले लो, गैल्वेनोमीटर के ये तार जुड़े हुए हैं और इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ दो। क्या जोड़ दिया आपने, अल्प प्रतिरोध जोड़ दो। इसको बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। देखो एक सेकंड के लिए, ये केवल समझने के लिए है, बाकी आपने क्या सीखा, एमीटर को परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़कर आप क्या बनाते हो, एमीटर बनाते हो। इस प्रकार से आपका ये क्या प्राप्त हो गया, ये दोनों को मिला के प्राप्त हो गया, एमीटर प्राप्त हो गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और उठता है कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है या एमीटर का प्रतिरोध। तो देखो अपन ने बात की थी, अगर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, अल्प हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो एमीटर का प्रतिरोध तो क्या होगा, कम होगा, और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। बात समझ पा रहे मेरे हिसाब से। शंट कोई भी अल्प प्रतिरोध है वो आपका क्या कहलाता है, शंट कहलाता है। ये शंट का मतलब क्या है, अल्प प्रतिरोध। चलो ये लिखा एस आपका क्या है, अल्प प्रतिरोध है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक नया क्वेश्चन सीखा आपने। पहला क्वेश्चन आपको आ रहा था कि एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ रहा था आपको एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपने नया सीखा है कि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़कर आप क्या प्राप्त करते हो, एमीटर प्राप्त करते हो। फिर थोड़ा और भी थोड़ा सीखना चाहो तो इस अल्प प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर में से ज़्यादा प्रतिरोध किसका होगा, तो आप ये बताओगे कि एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एमीटर के अंदर 2 प्रतिरोध हैं, वो समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप इस प्रकार से कर ली। फिर एक क्वेश्चन और अपन सीखते हैं, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, चौथा क्वेश्चन है भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है।
का प्रतिरोध आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये भी आपने याद कर लिया होगा। इसके बाद में आगे आते हैं अपन वोल्ट मीटर। पहला क्वेश्चन आपको सबको पता है, इसके द्वारा विभवांतर का मापन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का मापन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपको आता है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी आता होगा शायद, यह समांतर क्रम में जुड़ता है। जहां कहीं भी आपको देखो, एक सेकंड, जैसे ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध, इसके सिरों पर विभवांतर मापना है तो यहां वोल्टमीटर यूं जोड़ते हैं, तो आप लोग बोलोगे यह समांतर क्रम में जुड़ता है, क्रम में जुड़ता है। कर लिया था काम सबने। फिर बाद में अगर ये समांतर क्रम में जुड़ता है तो आप लिखोगे गैल्वेनोमीटर के, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में, वहां इससे पहले वाले के अंदर लिखा था समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, प्रतिरोध जोड़कर क्या बनाते हैं, वोल्टमीटर बनाते हैं। अच्छा, अगर आप थोड़ा डायग्राम के रूप में लिखो तो ये तो आपका होगा गैल्वेनोमीटर, यूं होता है। इसके यहां पर आपने जोड़ दिया उच्च प्रतिरोध और हाई, इन दोनों को मिला के आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा वोल्टमीटर। क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा वोल्टमीटर प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी सबके। फिर बाद में देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर आप सीखना चाहो तो ये सीख सकते हो, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध ये आपका होता है अनंत होता है, ये आपका क्या होता है, अनंत होता है। फिर बाद में देखो, वास्तव में कोई भी वोल्टमीटर है वो आदर्श नहीं होता। आदर्श वोल्टमीटर का उदाहरण जो है, आदर्श वोल्टमीटर का उदाहरण अगर आपको देखना है तो आपने 12th के अंदर पढ़ा होगा विभव मापी, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। फिर देखो एक और क्वेश्चन याद करवाता हूं। सेल के लिए देखो, नॉर्मली सेल के ऊपर जैसे लिखा होता है 1.5 वोल्ट, इस प्रकार से लिखा होता होगा, तो देखो वो सेल का ईएमएफ होता है। तो पहले बात करता हूं, देखो सेल या बैटरी के हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इंग्लिश में शॉर्ट में लिखते हैं इसको ईएमएफ, का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या बताया मैंने, वोल्ट होता है। आप ऐसे याद रख लो कि सेल के ऊपर लिखा हुआ था 1.5 वोल्ट, तो वो 1.5 उसका क्या है, ईएमएफ है। देखो जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज के अंदर अपन ईएमएफ की डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपकी याद नहीं हो पाएगा। आप इतना याद रख लो कि इसका ईएमएफ का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। मैं इस पर प्रेशर इसलिए दे रहा हूँ, ये बल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बल का नाम लेते ही अपने दिमाग में बात आती है कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे तो ईएमएफ, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। फिर बाद में देखो सेल का ईएमएफ वोल्टमीटर से नहीं माप सकते, वोल्टमीटर से नहीं माप सकते। इसको मापने के लिए विभव मापी काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, विभव मापी काम में लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा सीखे, बात क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। वोल्टमीटर लिखने के बाद में आपने लिखा कि विभवांतर का मापन वोल्टमीटर के द्वारा, वोल्टमीटर है वो परिपथ के समांतर क्रम में जुड़ता है। फिर लिखा आपने गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर आप क्या बनाते हो, वोल्टमीटर बनाते हो। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर के रूप में आप पोटेंशियोमीटर को काम में ले सकते हो, ले सकते नहीं लेते हो। फिर बाद में सेल के ईएमएफ का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है।
फिर मैंने ये बताया ईएमएफ मापने के लिए वोल्टमीटर काम में नहीं ले सकते, तो क्या काम में ले सकते हैं, पोटेंशियोमीटर काम में लेते हैं। ठीक है ना। तो भाई ये आपने कर लिया, तो पहला टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। फिर बाद में सेकंड की बात करता हूं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। चलो ये लिखा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। देखो साफ साफ लाइन लिखी हुई है। एक तो इससे पहले एक छोटी सी बात देखो, आपने इससे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर रीड के लिए कुछ थोड़ी मोटिवेशनल बातें या किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए वो अपन बातचीत करेंगे। फिर किसी वीडियो के अंदर अपन आर्मी की बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले ये वीडियो आप पूरा देखो और सीखो। इसमें जो बातें मैं मुख्य बात ही करता हूँ, कोई दाएं बाएं की बात बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, जो कि आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर ये सीख लेते हो तो मेरे हिसाब से जिस किसी कंपटीशन के अंदर जनरल साइंस आती है उसमें आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा, ये मेरा वादा है। तो इसमें देखो साफ साफ है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। मतलब क्या, जब आप किसी तार के अंदर, ये कोई तार है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ विद्युत प्रतिरोध है, इसमें जैसे आप धारा प्रवाहित करोगे, क्या प्रवाहित करोगे, धारा प्रवाहित करोगे, तो ये तार गर्म हो जाएगा, यानी ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में जब अपन बात करते हैं तो सबको पता है प्रेस, पूरा नाम लिखूं तो विद्युत प्रेस। दूसरा आप याद कर सकते हो विद्युत हीटर, विद्युत हीटर दो तो मुख्य हैं। आप विद्युत बल्ब भी लिख सकते हो, क्योंकि बल्ब है वो 90% एनर्जी को ऊष्मा में चेंज करता है, 10% है वो किस में चेंज करता है, प्रकाश में चेंज करता है। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि विद्युत हीटर किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो आप बोलोगे विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, अगला क्वेश्चन ये उठता है कि ये ऊष्मा आई क्यों। तो देखो होता क्या है, जैसे ये कोई प्रतिरोध है, इसमें आपका सेल है वो धारा प्रवाहित करता है, तो कार्य करना पड़ेगा। सेल को किसी प्रतिरोध के अंदर धारा प्रवाह करने में क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य आपका किस में चेंज हो जाता है, ऊष्मा में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर यह भी लिख सकता हूँ, अगर मैं ऊर्जा लिखूंगा तो मैं बोलूंगा विद्युत ऊर्जा। यहाँ की चूंकि टॉपिक अपना ऊष्मा का चल रहा है तो अपन ऊष्मा की बात करेंगे। यानी आपने क्या सीखा, किसी तार के अंदर आपने धारा प्रवाहित की तो कार्य किस में चेंज हुआ, ऊष्मा में चेंज हुआ, ठीक है। तो मैं कार्य निकाल दूं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, हालांकि मैं तो किस प्रकार से है वो भी फाइंड आउट कर दूंगा। अपन लोग जानते हैं कि V की डेफिनेशन क्या आता है, V इक्वल टू होता है W/Q, होता है क्या। और इसी से अपन क्या लिखते हैं, W इक्वल टू QV लिखते हैं क्या। अपन लोग ये भी जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। यहाँ से Q बराबर क्या लिखूंगा, IT लिखूंगा। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा, V की तो V लिखा, Q की जगह लिखा मैंने IT, और ये किस में चेंज हो गया था, ऊष्मा में चेंज हो गया था, ठीक बात है ना। तो यहाँ पर इतनी रामायण याद करने की बजाय आप डायरेक्ट आपने क्या सीखा, पहला क्वेश्चन ये सीखा कि किस प्रभाव पे कार्य करते हैं, तो आपने लिखा विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी के। फिर बाद में यहाँ इतना कुछ लिखा, इसमें केवल एक बात सीख लो कि ऊष्मा आई कहाँ से है। तो आप ये बताओगे प्रतिरोध के अंदर जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वो धारा किस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, धारा प्रवाहित करने में स्रोत के द्वारा कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। फिर बाद में अपन लोग जानते हैं कि W का फॉर्मूला, ये डेफिनेशन में कहीं पे अपने लिखा भी पहले, QV, और इससे अपन ये जानते हैं VIT। आगे के 2-3 टॉपिकों के लिए ये एक फिक्स फॉर्मूला हो गया, सब में लिखूंगा मैं, तो ये ध्यान देना, कार्य बराबर VIT, W बराबर VIT, ठीक है ना। चलो आप लिखो, आप लिखोगे उत्पन्न ऊष्मा, चलो ये याद किया, उत्पन्न, गलत लिखा गया, उत्पन्न ऊष्मा, और ऊष्मा को नॉर्मली H से लिखते हैं, और ये किसके बराबर है, कार्य के, और कार्य का फॉर्मूला अपने किया VIT। क्या ये याद होगा अगर मेरे हिसाब से, याद हुआ नहीं हुआ। अगर V को, हाँ थोड़ी सी बात और, V आपका क्या है, विभवांतर है, आपको सबको मालूम। I क्या है, आपकी धारा है, विद्युत धारा पूरा नाम,
और टी आपका टाइम है, आपने कितने टाइम तक धारा प्रवाहित की है, इतनी याद हो गया होगी मेरे हिसाब से। अब देखो अगर V का नॉर्मली अपन मात्र क्या लिखते हैं, वोल्ट, धारा की बात करते हैं तो एम्पियर, टाइम की बात करते हैं तो सेकंड, ये सारे के सारे ऐसे ही मात्रक हैं। तो अगर ये फॉर्मूला अगर आप काम में लेते हो तो H बराबर VIT, ये आपका प्राप्त हो जाएगा जूल में। किस में प्राप्त हो जाएगा, जूल में प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि नॉर्मली ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं, इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो H बराबर आ जाएगा VIT, जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए 4.2 से डिवाइड कर देते हैं, 4.2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसी को देखो 4.2 कहाँ से है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक होता है 4.2 जूल पर कैलोरी, क्या होता है, जूल पर कैलोरी होता है। तो मेरे हिसाब से ये आपने याद कर लिया। तो माय डियर फ्रेंड, आपने मुख्यतः दो बातें सीखी हैं, एक तो ये सीखा, एक उत्पन्न ऊष्मा कितनी होती है, VIT, जब V को इसमें अगर लिखते हैं तो आपका किसमें आएगा, जूल में आएगा। जूल को कैलोरी में चेंज करते हो तो आप ये लिखते हो VIT अपॉन 4.2 जूल, एक कैलोरी में आ जाएगा। इतनी बात याद होगी कि मेरे हिसाब से। अब देखो कई लोग फिर न्यूमेरिकल के लिए बोलेंगे, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल के लिए कुछ नहीं है, ये तीन चीज़ें दे रखी हैं, VIT, ये तीन एक ही हो गया, 4 में से 3 देगा, चौथी पूछेगा। यहाँ से देखो इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे अपन थोड़ा सा। चेंज किस प्रकार से कर सकता हूँ, देखो आपके याद भी हो जाएगा। अपन लोग जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है ना। तो देखो फॉर्मूला अपना चेंज हो जाएगा। H बराबर मैंने लिखा था ये VIT लिखा था, V की जगह IR करो तो ये फॉर्मूला चेंज हो गया, किसमें बन जाएगा, H बराबर I स्क्वायर RT, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। यही याद कर लो, आगे बार बार कौन याद करेगा। याद हो गया। ये सेकंड वाला फॉर्मूला बताने के पीछे मेरा मकसद है थोड़ा सा, और मकसद ये है, आपने जूल का ऊष्मा से संबंधित नियम है, तो जूल के नियम आपको प्राप्त हो जाएंगे। जूल के नियम अगर ये याद है तो बहुत अच्छी तरीके से आप यूं कर दोगे। नंबर फर्स्ट क्या प्राप्त हो जाएगा, अगर R व T को नियत कर देते हो, R व T को नियत कर देते हो तो H है वो I स्क्वायर के समानुपाती होगी। बात याद होगी। यानी किसी प्रतिरोध के अंदर उत्पन्न ऊष्मा का मान अगर R और T को नियत कर देते हैं तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। फिर बाद में नंबर 2, अगर आप I और T को नियत कर देते हो तो H समानुपाती R। इसका मतलब है अगर किसी प्रतिरोध के अंदर करंट और टाइम नियत है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा है वो किसके समानुपाती होगी, प्रतिरोध के। और तीसरा जो नियम बनता है वो जूल का, वो ये बनता है, इन दोनों को नियत करो तो H समानुपाती क्या हो जाएगा, T। ये तीन क्या है, ऊष्मा के नियम है, जूल के नियम है ऊष्मा से संबंधित। ये भी याद हो गया होगा सबके, याद हो गया। देखो आगे आओ, आगे अपन बात करते हैं विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। चलिए, विद्युत ऊर्जा दोनों को बहुत ही आसानी से देखना, आसान है। विद्युत ऊर्जा हमेशा देखो होता क्या है कि कोई कार्य करते हैं तो ऊर्जा कार्य में चेंज होती है, कार्य ऊर्जा में चेंज होता है। तो यहां पर क्या लिखोगे, परिपथ में धारा प्रवाह करने के लिए, धारा प्रवाह या प्रवाहित करने के लिए करने में स्रोत द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। अरे दोबारा रिपीट कर लो, वो पहले वाली सी डेफिनेशन है। किसी भी परिपथ के अंदर जब आप धारा प्रवाहित करते हो तो स्रोत जोड़ते हो, और उस धारा प्रवाह करने में स्रोत क्या करता है, कार्य करता है, और वही कार्य आपका किस में चेंज हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाता है। तो देखो विद्युत ऊर्जा को नॉर्मली यहाँ अपन W से लिख देंगे,
और ये आपका थोड़ी देर पहले लिखा था VIT, लिखा था क्या? फिर बाद में V का मान रखने पर, V का मान रखूँगा तो आपका W बराबर आ जाएगा I²RT, ये भी पहले लिखा है। चलो इसके अंदर इसी को फिर मैं चेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, I का मान रखो तो ये आ जाएगा W बराबर V²/RT, ये आ गया आपका। 3 फॉर्मूले हो गए हैं और तीनों ढंग से थोड़ा याद करोगे। फिर बाद में विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक, तो उसकी अपन बात करेंगे। ये होता है जूल। ऊर्जा कोई भी हो उसका SI मात्रक क्या होता है? जूल। अगर इसके CGS मात्रक की बात करूं, और CGS मात्रक अर्ग होता है, अर्ग का संकेत अर्ग ही है। फिर बाद में ये सीखो तो ये सीख लो, 1 जूल के अंदर क्या होते हैं? 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये इतनी सारी बातें सबको आते हैं। फिर बाद में देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन, एक ये आता अपना विद्युत ऊर्जा का मापन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई। अपने घरों में लाइट आती है, उस लाइट का खर्चा विद्युत, देखो यूँ आएगा, बिजली का बिल किसका आता है? विद्युत धारा का आता है, विद्युत आवेश का आता है, विद्युत शक्ति का आता है, विद्युत ऊर्जा का आता है। तो देखो विद्युत खर्च जो होता है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है, यानी खर्च हमेशा ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। ये भी याद कर लिया। फिर बाद में विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। व्यावसायिक का मतलब होता है बेचना खरीदना। अपना बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है। तो देखो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक, तो मेरे हिसाब से यूनिट तो सबने सुना है, लेकिन ये और सीखो आप, किलोवाट घंटा। इसको शॉर्ट में अपन लिख देते हैं KWH, और इसी को बोला जाता है यूनिट। क्या बोला जाता है? इसी को यूनिट बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं देखो इसके अंदर आपने नई बात क्या सीखी, उष्मा का जो फॉर्मूले थे वही सेम फॉर्मूले यहाँ पर हैं। तो ये कन्फर्म आपने याद कर लिए, काम में आएंगे तो याद कर लो, आगे भी काम में आएंगे, एक टॉपिक और है अपना। फिर बाद में आपने यहाँ सीखा SI मात्रक, CGS मात्रक जो ऊर्जा का होता है वही होता है। फिर बाद में 1 जूल के अंदर 10�7 अर्ग होते हैं, ये भी आपने याद कर लिया। फिर यहाँ से विद्युत खर्च यानी बिजली का बिल आता है वो हमेशा विद्युत ऊर्जा का होता है। ठीक है, अपने दिमाग में रहता है धारा का आता है, ऐसी बात नहीं है, विद्युत ऊर्जा का आता है। फिर बाद में विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किसमें मापते हैं? विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापते हैं, और उस किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। अपन ने खूब बार डिस्कस किया होगा कि इतने यूनिट खर्च हो गया, ये हो गया, सबको मालूम है। फिर बाद में 2 क्वेश्चन और बनते हैं, और 2 क्वेश्चन ये हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि 1 किलोवाट घंटा, 1 KWH को डायरेक्ट सीखे तो डायरेक्ट भी बता दूंगा, लेकिन एक बार में कितने जूल होते हैं ये क्वेश्चन बनता है, कितने जूल होते हैं। चलो देखो कैसे करते हैं। इसको करने का तरीका डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ से 1 की जगह 1 लिखो, और किलो का मतलब होता है 1000, वाट की जगह वाट लिखा, घंटे की जगह लिखा मैंने 3600 सेकंड। क्या लिखा? 3600 सेकंड। जब इसकी काटपीट जब करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 3.6 गुणा 10⁶, और ये आ गया वाट सेकंड। वाट सेकंड बराबर होता है जूल के, 3.6 गुणा 10⁶ जूल। पता कैसे चला कि वाट सेकंड जूल के बराबर होता है? इससे आगे वाले टॉपिक में मालूम पड़ जाएगा आपको। इतनी बात याद होगी। इसके बाद में कई बार एक न्यूमेरिकल आता है, आसान सा न्यूमेरिकल आता है कि यूनिटों की संख्या फाइंड आउट करो। इतने बल्ब जल रहे हैं, इतने ये जल रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, इसको याद भी नहीं करना आपको, सीधा आ जाएगा यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या में आपके जितने बल्ब जल रखे हैं उनके कुल वाट करो।
जैसे 100 वाट के 5 बल्ब हैं तो कुल वाट कितने हो गए, 500 हो गए, गुणा कुल घंटे, कुल घंटे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, 100 वाट के 5 बल्ब 500 हो गए, वो डेली 6 घंटे जलते हैं। एक महीने में कुल घंटे कितने हो गए, 180 घंटे हो गए, तो यहाँ 180 लिखोगे, बटा में आप क्या लिखते हो, 1000 लिखते हो। इस प्रकार से यूनिटों की संख्या आपके आ जाएगी। अब कईयों के पता नहीं समस्या ये आती है, यूनिटों की संख्या मालूम होने पर प्रत्येक यूनिट का खर्चा पूछ लिया जाता है या दे दिया जाता है कि 1 यूनिट के 2 रुपये लगते हैं, 100 यूनिटों का कितना मूल्य हो गया, 200 हो गया। तो इतना आसान से क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं तब जाके अफसोस होता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपने याद कर लिया। इसमें कुल वाट कैसे, 100 वाट के 3 बल्ब में 300 हो गए, और वो तीनों बल्ब सपोज करो पर डे 10 घंटे जलते हैं, तो महीने में कुल घंटे कितने हो गए, आप लिखोगे 300 घंटे हो गए। एक बल्ब 10 घंटा, ये 10-10 घंटे जलते हैं कि एक दिन के अंदर, तो 30 दिनों में कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। याद हो गया। तो भाई माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं, और इसके आगे और भी अपन जल्दी लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अपने साथियों को भी बताना।